क्या मसीहियत एक सफेद फार्म शख्स का मजहब है और क्या हमें अपने अकीदे के लिए कहीं और तलाश करनी चाहिए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और आप शायद हैरान होंगे कि गुलामी के दिनों के पहले हमारे आबाओ अजदाद के अकीदे के बारे में हमें क्या पता चलता है। जैसा कि आप देखेंगे, हमारे अफ्रीकी बाप दादा का ईमान जनाब मसीह के पहले पैरोकारों यानी मसीही अकीदे किताब मुकद्दस तक जाता है। क्या मसीही अकीदा एक सफेद फार्मों का मजहब है? अफ्रीका और किताब मुकद्दस दरियाफ्त के इस दिन में आगे चलकर देखिए। हेलो, मैं वेंटली फिप्स हूँ। बहुत से लोगों के लिए मसीही अकीदा एक ऐसा अकीदा है जो जंजीरों के साथ आया। 1850 में तामीर होने वाले इस खाना खुदा की कलीसिया साबिक गुलामों पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज अफ्रीकी नस्ल के बहुत से लोगों के लिए गिरजा घरों के दागदार शीशे एक दागदार गुजरगाह की अक्कासी करते हैं। उनके पसीने और खून से रंगा हुआ माजी नाम निहाद सफेद फार्म शख्स के मजहब से पूरी तरह भरा हुआ है। गुलामी के हमारे गीत हमारे महबूब रूहानी थे। एक अजीम मुसन्निफ ने एक दफा गुलाम के म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फेथ को एक परेशान कुन किस्म की खुशी करार दिया था, क्योंकि एक गुलाम की हैसियत से आप उस शख्स के ईमान को कैसे गले लगा सकते हैं जिसने आपको तब्दील किया है, और फिर उस अकीदे में खुशी का सबसे बड़ा इजहार तलाश करते हैं। आज भी अफ्रीकी नस्ल के बहुत से लोग खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो इसे एक सफेद फार्म शख्स का अकीदा मसीही अकीदे यानी सफेद फार्मों का मजहब समझते हैं। डेज़मंड आर्मस्ट्रॉन्ग अपने अकीदे की जड़ों के बारे में मजीद जानना चाहते थे। डेज़मंड आज के एक साबिक ओलंपिक और वर्ल्ड कप फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वो 6 बच्चों के बाप हैं और वो चाहते थे कि वो जाने कि वो एक मसीही खानदान क्यों है, वो जनाब मसीह और उनकी तालीमात की पैरवी क्यों करते हैं, और इस तरह उन्होंने अपने रूहानी विरसे को समझने के लिए एक सफर का आगाज किया। मुझे इस हकीकत का सामना हुआ कि किताब मुकद्दस में अफ्रीका के बारे में कुछ है कि अफ्रीका किताब मुकद्दस में मौजूद है, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना। आप इसे कभी किसी भी जगह पर नहीं देखते हैं और इसका कभी भी किसी से हकीकी ताल्लुक नहीं था। लिहाजा मैं कुछ ऐसा चाहता था जो वाकई मुझे बताए ये सिर्फ अमेरिका के साहिल पर शुरू नहीं हुआ था, ये अफ्रीका में शुरू हुआ था। डेज़मंड ने अपनी किताब मुकद्दस और दीगर लोगों की किताबों का मुतालिया किया। इसके बाद उन्होंने बॉस्टन में गॉर्डन कॉर्नवेल थियोलॉजिकल सेमिनरी की तौसी सेंटर ऑफ अर्बन मिनिस्ट्रिकल एजुकेशन में मुनक्किदा क्लास का दौरा करने का भी फैसला किया। ये क्लास ग्रेजुएट तालिब इल्मों, आम लोगों और पादरियों के नस्ली तौर पर मतनव्वे ग्रुप पर मुश्तमिल थी। कोर्स के उन्वान ने किताब मुकद्दस में अफ्रीका, डेज़मंड की और अजीम अफ्रीकियों की दिलचस्पी को बढ़ावा दिया। उनके तहफ़्फ़ुज़ात बस अपनी उस्ताद के साथ थे, जो हर तरह से स्याह फार्म तारीख के बारे में मालूमात का सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के जरिया थी, डॉक्टर कैथरीन क्रेगर। शुमाली अफ्रीका की अहम शख्सियात में से एक कार्थेज के बिशप थे। उसका नाम कोल्डवोल्डियस था। इसका मतलब जो खुदा चाहते हैं, और वो मुकद्दस ऑगस्टीन के साथी थे। और यहाँ हम कोल्डवोल्डियस की एक तस्वीर देखते हैं, ताहम उन्हें अपनी स्याह जिल्द के साथ भी देखा जा सकता है। यहाँ उन्हें दफन किया गया है और मोज़ाइक से पता चलता है नेपल्स में सैन जेनियर विकैटाकोम्स के घर में भी उनकी जिल्द स्याह है। वो बहुत ज्ञानी थी, उन्होंने अपनी तारीख लिखी थी, उन्हें उस उम्र में भी शौक था, वो पुरजोश थी। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे तेज होने की जरूरत है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि उनकी तवानाई मुझसे कई हद तक ज्यादा थी। ठीक है सर, वो आज रात नहीं मरते। वो आप तमाम गुनहगारों के लिए एक पुरजोश अच्छे खुतबे के साथ जिंदा हैं जो 450 ईस्वी से उसकी तलाश में हैं। आप खुद को आज मेरे सामने पाती हैं।
जान रखिए कि मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज खुदा ताला की कुदरत से आते हैं। कदीम खुतबे को जमाने के लिबास में पेश करने वाले मार्क नामी एक तालिब इल्म है जो यहाँ पादरी भी है। गरीबों के साथ एक तरह का सलूक नहीं किया जाता। अमीर के साथ अलग, मालिक के साथ अलग, गुलाम के साथ अलग, दूसरों के साथ अलग, क्योंकि जिंदगी में सबके लिए एक ही दरवाजा है। और अगर इस नाजुक लाफानी जिंदगी में ये रस्म आरियानिज्म का मामला है तो इस लाफानी और अब्दी जिंदगी के लिए ये कितना बेहतर होगा। सोचिए जरा इस बारे में। अगर इससे हमारी अबदी जिंदगी में आपको कोई बेहतरी नजर आती है तो इश्तराक कीजिए। कोई भी तालिब इल्म असल पैगाम से महरूम नहीं है। उन्होंने हाल ही में एक दूर दराज अफ्रीकी भाई के साथ हाथ मिलाने का तजुर्बा किया है और उसे अजीम बसीरत अफरोज पुरकशिश पाया है। डॉक्टर क्रेगर ने डेस्मंड को तलबा के साथ बातचीत करने की दावत दी, तो इसी सिलसिले में डेस्मंड आज यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जब मैंने किताब मुकद्दस के स्याफाम अफ्रीकियों का मुतालिया किया, उसने इनफरादी तौर पर मुझसे बात की। मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को कैसे मालामाल किया? आपने जो यहाँ कोर्स किया है, आलमी नुक्ता नज़र के लिहाज से आपके लिए इसका क्या मतलब है? मैं तवक्को कर रही थी कि एक स्याह फाम शख्स होगा जो कोर्स पढ़ाने के लिए अफ्रीका के बारे में मज़ीद जानेंगे। लिहाजा जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा इन्हें, डॉक्टर क्रेगर को, तो मैंने कहा वाकई मुझे यकीन ही नहीं आया था। और हमने इन क्लासेस में जो कुछ सीखा वो नाकाबिले यकीन है। वो चीज़ें जो मैं पहले नहीं जानती थी, क्योंकि जब मैं एक छोटी सी बच्ची भी थी और मुझे ये पढ़ाया गया था कि एक किताब मुकद्दस एक सफ़ेद फाम लोगों का मज़हब है। हत्ता कि जब आप देखने की कोशिश करते हैं कि आप स्याह फाम हैं, तो भी मेरे स्याह फाम लोग वो हमेशा ये कहते थे कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये गोरों की है। ये क्लास की तरह लगता है। हमारे पास यहाँ जो है वो ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक हो रहे हैं, क्योंकि ये कहने के लिए अगर यहाँ बैठे हुए लोग एक झटके में सब कुछ हासिल करने के लिए बैठे हैं तो आपको ये सुनकर ही चक्कर आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप भी बिल्कुल घूम जाएंगे और हकीकत में हज़म करने के बिल्कुल काबिल नहीं रहेंगे। मैं इस बारे में सोच रही थी कि आपने टेस्टमेंट के बारे में क्या कहा। आज के नौजवानों के बारे वो नहीं जानते कि वो कौन है और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है शायद। मगर जिन स्याहफाम नौजवानों को कैद किया जाता है तो देखा गया है कि वो अक्सर इस्लाम की तरफ हिजरत करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक मजबूत स्याहफाम शख्स बनने का मतलब है मुसलमान होना। जैसा कि मेरा बेटा, उसे कैद किया गया था। वो एक मुजरिम था। यकीनन मैंने उसकी एक मसीही के तौर पर परवरिश की, अपने बाकी बच्चों की तरह ही, लेकिन अचानक वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ बहने लगा, दिलचस्पी लेने लगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ बहस करती, क्योंकि मैं इस तरह से इंजील शरीफ को पेश नहीं करना चाहती थी। मगर मेरे पास वो मालूमात नहीं थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे अफ्रीकी सिमत से उसके सामने इंजील पेश करने के लिए चाहिए थी। लेकिन वो मुझसे ज्यादा मेरे बारे में और स्याहफाम अफ्रीकी के बारे में मालूमात रखते थे, मगर मेरे पास स्याहफाम मसीही की बुनियाद नहीं थी। मैं उस बारे में इल्म रखता हूँ जो आप पहले बात कर रहे थे कि मुझे उस शख्स से इल्म हासिल हुआ है मेरे अपने मजहब के बारे में जो इसकी मुखालफत करता है, और मैं हैरान रह गया। मैं बस इसीलिए हैरान था कि अगर मुझे सही इल्म नहीं हुआ तो मैं अपने ईमान का किस तरह से दिफा करूँगा। और ये कोर्स मेरे लिए इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि कल को कोई अगर मेरे ईमान के बारे में बात करे तो मैं उसके साथ डिबेट कर सकूं और मैं अब उनकी मिसालों का मुंह तोड़ जवाब दूं जो मेरे ईमान के मुखालिफ मुझे दे रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जिस ताकत और इख्तियार से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सच कह रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं था। मैं अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकता था, जो कि बिल्कुल सच है मेरे ईमान और मसीहत के बारे। लेकिन अब मैं वहाँ पुरजोश होकर खड़ा हो सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ कि मेरे पास जो इल्म है वो बिल्कुल सच्चा इल्म है, और ये वो इल्म है जो हम यहाँ मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अब मज़ीद इल्म हासिल करने से थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं खुदा ताला के साथ मज़ीद रह सकता हूँ या नहीं, लेकिन वो हमें पुख्तगी की तरफ बढ़ने का मौका फराहम करता है। क्यों? क्योंकि हम उसके करीब आ रहे हैं।
हम उसी में मजबूत हो रहे हैं। हम अपने आप को खो रहे हैं और उसको अपने अंदर ज्यादा पा रहे हैं ताकि हम असीरों को आजाद कर सकें। खुदा ताला यही तो हमसे करवाना चाहते हैं। इंजील शरीफ इसीलिए तो है। बॉस्टन के मरकजी इलाके में क्लास से गैप कोड पर वाक़े पुरानी तारीखी न्यू इंग्लैंड कम्युनिटी तक पहुंचने में 2 घंटे से भी कम वक्त लगता है। डेस्मंड को डॉक्टर क्रेग के घर पर मदऊ किया गया है। अरे हेलो, आपने मुझे ढूंढ लिया। जी क्या हाँ। कोर्ट की जानिब से, खुदा आपको बरकत दे। खैर, दादी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अच्छे तरीके से तैयार किया। हमारे परदादा के दादा 1799 में समंदर में थे। अब ये फ्रंट पार्लर हुआ करता था जहाँ अजीम शान लोगों की तफरीह की जाती थी। आपकी अजीम शख्सियत, लिहाजा मैं आपको यहाँ लाती हूँ। 1802 में शहर के बड़ों ने ब्रूस्टर शहर को हार्विच के कस्बे से अलग किया। वो 1799 में लड़ रहे थे। अच्छा, तो इससे क्या निकला? खैर, जब ब्रूस्टर का कस्बा बना, वो गुस्सा हुए और पूरी मेज पर स्याही छिड़क दी। और मेरे परदादा बोस्टन में ऐवाने नुमाइंदगान के पहले नुमाइंदे बन गए। क्या आप अपने पर दादा की बात कर रही हैं और क्या आप यहाँ पे बहुत तवील अरसे से रह रही हैं? इस बिस्तर को देखो। ये वो जगह है जहाँ मेरे आबाओ अजदाद पैदा हुए, मर गए और मैं इस बात के साथ इसी घर में रहती हूँ। मुझे तारीख का ये बहुत मजबूत एहसास है और ये इतना अहम है कि हम अमरीकी सियाह फामों के लिए इस तरह की तारीख तलाश कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं। आपके पास बहुत सी चीजें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, जो आपको आपके माजी से जोड़ती हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं सिर्फ अपनी दादी की दादी तक ही जा सकता हूँ। लिहाजा मुझे लगता है कि मैं वापस अफ्रीका जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरे नहीं है। मेरा मानना है कि सुराग लगाने के 2 तरीके हैं और ये मुश्किल है। अक्सर लोग परवाह नहीं करते, उन्होंने चीजों को गलत तरीके से पेश किया है, लेकिन उन्हें इंच बाय इंच बाजियाफ्त किया जा सकता है। लेकिन ये जानना जरूरी है, हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए मुझे हैं। लगता है कि आपकी तहकीक हमें अफ्रीकी अमरीकियों की हैसियत से एक अच्छा मौका फराहम करती है कि जब आप बात करें तो हम इसका सुराग लगा सकें। और ये भी समझने के लिए कि हमारी जड़ें क्या हैं। हमारे वालिद के मुकद्दस अकीदे पर ईमान, खुदा ताला के इतने कीमती और हैरत अंगेज मुकद्दसीन के हम अफ्रीकी हैं। हमें इस अकीदे का दावा करना है। हम सबको इसकी जरूरत है, लेकिन अफ्रीकी अमरीकियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी रवायात क्या हैं। इस किताब में शायद आपको दिलचस्पी हो। ये मेरी यूनानी इंजील शरीफ है, लेकिन इस सफ़े के निचले हिस्से में मतन को किस तरह दोबारा तामीर किया जा सकता है, यानी इसे तरतीब में देख सकते हैं। दूसरे वर्जन क्या थे, क्योंकि आखिरकार इंजील शरीफ का हर तर्जुमा, हर कॉपी हाथ से करनी पड़ती थी। मैंने आपको कार्थेज के बिशप कोल्डोडियर्स के बारे में बताया है। देखिए वो कितनी अहमियत रखते हैं, उनका हवाला दिया जाता है और मैं हर बार इस बात पर जोर देती हूँ कि वो आते हैं, क्योंकि वो सहीफों के तहफ़्फ़ुज़ और सहीफों की तशरीह और इसकी तारीख में बहुत ज्यादा अहम है। डॉक्टर कैथरीन क्रेगर सिर्फ किताब मुक़द्दस में अफ्रीका और अजीम अफ्रीकियों के बारे में क्लासें पढ़ाने से मुतमईन नहीं है। हालांकि अब वो 80 की दिहाई में अफ्रीका के मुतालियाती दौरे की क़यादत कर रही हैं और वो आपको बताएंगी कि क्यों। अफ्रीकी निजात अफराद में उनके लिए खुदा ताला की मोहब्बत, उनके लिए खुदा ताला की बाइख्तियारी और उनके लिए खुदा ताला की अहमियत के मकाम पर एतमाद का एहसास पैदा होता है। मुताले के दौर में शिरकत करने का बुनियादी महरक हकीकत का पता लगाना और गलतफहमियों से निपटना था। सच को ढूंढना, जो मैंने एक अफ्रीकी अमरीकी की हैसियत से अपने लोगों और दीगर विरसे के लोगों से भी महसूस किया है, यानी दूसरी रंगो नस्ल के मुख्तलिफ लोगों से भी। मुताले के दौर में पपायरस कागज पर कदीम मिस्री ड्राइंग की कापियां देखी जाती हैं। कागज बनाने के लिए पपायरस का इस्तेमाल दुनिया के कदीम तरीन अमलों में से एक है। पपायरस पेपर मिस्र की खुश्क आबोहवा में हजारों साल तक रह सकता था। हकीकत यह है कि इंजील शरीफ का सबसे कदीम मखतूता मिस्र में दरियाफ्त हुआ है। पपायरस मखतूते की तारीखें 125 और 250 ईस्वी के दरमियान की है। इसमें हजरत यूहन्ना की इंजील शरीफ 18 बाब की आयात शामिल है। उन्हें पढ़ने के लिए तर्जुमा किया गया है। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू बादशाह है? जनाब मसीह ने जवाब दिया, तू ये कहता है, मैं इसीलिए बादशाह हूँ।
मैं पैदा हुआ था और इसीलिए सच्चाई की गवाही देने के लिए मुआशरे में आया हूँ। हर वो शख्स जो सच से ताल्लुक रखता है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सच क्या है? हजरत यूहन्ना की इंजील 18 बाब। सच क्या है? ये टुकड़ा न सिर्फ बादशाह जनाबे मसीह के बारे में सच्चाई की गवाही और सबूत के तौर पर खड़ा है, मगर जनाबे मसीह के अफ्रीका पहुंचने की कहानी की सच्चाई हजरत यूहन्ना के असल में इंजील शरीफ लिखने के चंद दहाइयों बाद है। मिस्र यरूशलेम से सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है, जहां जनाबे मसीह ने अपनी शनाख्त जाहिर की थी। ये खजूरों का इतवार है। ये इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स मसीही खजूर की शाखों को याद दहानी के तौर पर ले जाते हैं। उस दिन की याद दिलाते हैं जब जनाब मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे। यहूदियों ने खजूर की शाखों से उनका इस्तकबाल किया था। सलीब पर चढ़ने से चंद दिन कबल बादशाह जनाब मसीह के तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ये इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स मसीही अपनी रूहानी शुरुआत का सुराग एक शख्स से लगाते हैं जो जनाब मसीह की पैरवी करने वाले पहले गैर यहूदियों में से एक है। किताब मुकद्दस में इसका नाम इथियोपिया का ख्वाजा सरा है। और देखो, एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलिका कंदा का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। लेकिन क्या ये ख्वाजा सरा इस मुल्क से आया था जिसे हम आज इथियोपिया के नाम से जानते हैं? अब यकीनन एक्ट के 8वें बाब में नाम निहाद इथियोपियाई ख्वाजा सरा के बारे में अहम इक्तबास है, और ये किसी हद गुमराह कुन हो सकता है क्योंकि इथियोपिया की इस्तिलाह यूनानी लफ्ज इथोस से आई है, जिसका लफ्जी मतलब सूरज की रोशनी वाला चेहरा कहा जा सकता है। इसे यूनानी मुकामी स्याह फामों के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें हिंदुस्तान के बाशिंदे भी शामिल थे, मगर बुनियादी तौर पर मिस्र के जनूब में इलाका जो आज सूडान का जदीद मुल्क कहलाता है। अब हम ख़ास तौर पर उस रियासत के सही मुकाम को जानते हैं जहाँ से ये ओहदेदार आया था, क्योंकि उसे मलिका कैंडस का ख़जानची कहा जाता है, और कैंडस एक लफ्ज़ से माखूज़ है जिसे कैंडाके कहते हैं। तो ये मलिका कैंडस का ख़जानची था, तो इस जगह को कैंडा कहा जाता है, जो मलिका का नाम है, जो मीरू की बादशाही की माँ है। जर्मन मुसन्निफ और स्कॉलर डॉक्टर रोलैंड वर्नर ने अफ्रीका में मसीही तारीख पर तहकीक की है। हमें ना सिर्फ ये किताब मुक़द्दस में मिलता है, बल्कि हमारे पास सूडान के शुमाल में पुराने मैरुए के इबादत गाहों में भी बहुत से कतबे मौजूद हैं जो मलिका माँ का लक़ब देते हैं। लिहाजा हम वाज़े तौर पर इस मुल्क की निशानदही कर सकते हैं कि अमाल के 8वें बाब में ये शख्स इसी जगह से आया था और मीरू और मेरोटक सल्तनत से आया था। ये एक बहुत ही ताकतवर सल्तनत थी और इस पर अक्सर काटोकी या काउंट के नाम से एक मलिका की हुक्मरानी थी, या जैसा कि हम जिसे कैंडस कहते हैं। तो ये लफ्ज़ थे काटोकी और कंडाकी, या जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं कैंडस की। तो हमारे पास इन रानियों में से एक का ये रेत का पत्थर मौजूद है। हम इसका नाम नहीं जानते, पर दिलचस्प बात यह है कि वो एक बहुत ही अफ्रीकी है, जिसे बहुत ही अफ्रीकी अंदाज में पेश किया गया है। इसके दोनों तरफ 2 मिस्री देवियां हैं और इन देवियों के पास ये हैं। ये जगह उनके घुटनों के ऊपर पानी के बहाव के साथ है। ये ज़िंदगी के पानी की फरावानी की अलामत है जो नील से आता है, और जैसा कि मलिका अपने लोगों के लिए एक तरह से फराहम करती है, तो ये उसकी वाज़ेह अलामत है। यानी एक तरह से ये तस्वीरी अक्कासी है कि वो मलिका अपने लोगों के लिए किस तरह से फराहम करती है। यहाँ एक ब्रेसलेट है जो पहली सदी ईस्वी से एक कैंडस के बाजू की जीनत बना हुआ था। क्या वो मलका थी जिसके लिए शाही खजानची यरूशलेम गया था? ठीक है, हम नहीं जानते। कलीसिया के वालिद इस कहानी से बहुत पुरजोश थे कि फिलिप किस तरह इथियोपिया का खजाना लेकर आया था, जो कि हाई कोर्ट का एक अफसर था। ये वाकया निहायत अहम है दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे कि इंजील शरीफ अफ्रीका की गहराइयों में चली गई है और उसे एक स्याह रंग का शख्स वहाँ ले गया है। जैसे ही फिलिप पहुँचता है
गाड़ी के करीब उसने सुना कि मेरा यूटक अदालत के अहलकार ने सहीफा हज़रत यसाया का एक हिस्सा जो उसने यरूशलेम में ख़रीदा था शायद यूनानी में पढ़ रहा था, और हम जानते हैं कि वो यूनानी समझने के काबिल था। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि उस वक्त सल्तनत मीरू में एक यूनानी को दरबारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लिहाजा वो एक मुश्तरका ज़ुबान में बात करने के काबिल थे। और उन्होंने इसके बारे में बात की और क्या कहा, यानी इसका क्या मतलब है। फिलिप ने उससे पूछा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है, और मेरियोटक अदालत के अहदेदारों ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ जब तक कि मुझे इसकी कोई वजाहत ना करे। और फिर ये खूबसूरत कहानी है कि किस तरह उसने बपतिस्मा लिया और वो समझ गया कि इस पेशन गोई का क्या मतलब है और जनाब मसीह इसको कैसे पूरा करते हैं। इस पेशन गोई में एक मसाइब ज़दा मसीहा को बयान किया गया है। लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उस तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। अब हम नहीं जानते कि इसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ। अमाल के 8वें बाब में कहा गया है कि वो खुशी मनाने के लिए अपने रास्ते पर चला गया, और शायद वो सूडान में वापस आने तक खुशियां मना रहा था। गुज़श्ता 2000 बरस के दौरान कलीसिया की तारीख तकरीबन बहुत यूरो सेंट्रिक रही है। मेरा मतलब ये है कि हमने इसे कुरून वस्ता के बाद के दौर के आर्ट में देखा है। हमने कलीसियाओं में जो पेंटिंग्स देखी हैं वो सफ़ेद फाम जनाब मसीह की अक्कासी करती हैं, और ये कलीसिया पर जनाब मसीह पर यूरो सेंट्रिक तवज्जो की तारीख की अक्कासी भी है। और आज हम ये कहते हैं कि अमरीकियों में हम भी कहते हैं कि हम मसीहत के सफ़ेद फाम शख्स के मज़हब के साथ जद्दोजहद करते हैं, और यही इस्लाम की तरफ कशिश लाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सफ़र के मुज़मरात बहुत ज़्यादा हैं। ये किसी सफ़ेद फाम शख्स का मज़हब बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर एक शख्स का मज़हब है। मुझे लगता है कि मुज़मरात स्याह फाम कलीसिया के लिए बहुत मजबूत हैं। सफ़ेद फाम कलीसिया के लिए वो मसीहत पर यूरोसेंट्रिक तवज्जो से हटकर एक जामे कलीसिया है। कलीसिया का आगाज़ एक यहूदी मसीही तहरीक के तौर पर शुरू में हुआ था। सबसे इब्तदाई तमाम शागिर्द जनाब मसीह खुद और हज़रत पौलुस सभी यहूदी थे, और आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पर हज़रत पौलुस की कोशिशों से ज़्यादा गैर यहूदी मसीही बने। हजरत पौलुस का सफर शुमाल से शुमाल मगरिब तक वो एक तरह से एक पोस्टर चाइल्ड बन चुके थे। मसीहत की दीगर चीज़ों के अलावा वो पहले शख्स थे जो मसीहत को यूरोप में ले गए थे। वो यूनान जाते हैं, ठीक है, वो एशिया माइनर से गुजरते हैं, और इस वक्त वो यूरोप में हैं, और वो रोमियो को लिखते हैं। वो पूरे यूनान में मसीहियों के साथ राब्ते में भी हैं, और इस तरह से मसीहत का आगाज होता है। सबसे पहले हमारे पास मसीहत के फैलाव की गैर मुतवाज़न और मुतज़ाद तस्वीर है, क्योंकि हमारे बेहतरीन बयानिए के ज़रिए हज़रत पौलुस के मिशन के इर्द गिर्द सारी चीज़ें ही मरकूज़ हैं। अब अगर आप यूरोपी नजात शख्स नहीं हैं, लेकिन आप एक मसीही हैं, तो वहाँ एक किस्म का इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है। ये किस्म का मुनक़ते हो सकता है, ठीक है। कदीम मसीहत भी अफ्रीकी रही है, ना सिर्फ यूरोपी। ये यूरोपी है लेकिन ये अफ्रीकी भी है, और जब से ये यूरोपियन है तब से शायद ये अफ्रीकी भी रही है। और ये कि मसीहत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूरोपी इस्तेमार के साथ जदीद दौर में अफ्रीकी साहिलों पर पहुंची हो, बिल्कुल भी नहीं। हमने जब भी जनाब मसीह की शबीह बनाने की कोशिश की है तो हमेशा से ही उनके भूरे बाल, सफ़ेद जिल्द और नीली आंखें दिखाई, और ख़ासकर हमारे लिए जो गहरे जुनूब में है, हमें यकीन था कि खुदा ताला सफ़ेद फाम है। और जदीद अल्फाज में या जदीद दौर में कह लीजिए, मैं समझता हूँ कि जनाब मसीह एक ऐसे सरजमीन से थे जहाँ के लोग स्याह फाम थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी स्याह फाम थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाले नहीं थे। ये था पहला नुक्ता। और दूसरी सच्चाई ये है कि किताब मुकद्दस के अंदर ही ये एक अच्छी वजह से जनाब मसीह की जिस्मानी वजाहत नहीं करता। हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है कि जनाब मसीह ने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, और उनके कलाम को हमारी इनफरादी ज़िंदगियों में कैसे लागू किया जाएगा, ताकि उनकी जिस्मानी मौजूदगी और वजाहत कम मायने खेज हो जाए हम सब के लिए। हम इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते,
लेकिन जनाब मसीह खुद जो वो हैं, उनकी मौजूदगी उनके कलाम की बुनियाद पर हमारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जब खुदा ताला के बेटे इस जमीन पर आए तो वो बिल्कुल वहाँ पैदा हुए जहाँ पर 3 बड़े आजम अफ्रीका, एशिया और यूरोप मिलते थे। और जनाब मसीह इसराइल की जमीन पर जिंदा रहे, मरे और वहीं से जी उठे, बिल्कुल उस चौराहे पर जहाँ हर रंगो नस्ल के लोग तिजारत और सफर करते थे। जनाब मसीह हिकमत अमली के साथ तमाम नस्लों के पास आए थे और वो जानबूझकर हमें उसमें से एक बनाने के लिए आया है। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यसू में एक हो। मैं वेंटली फेप्स हूँ। चलें गिरजाघर। I'm gonna tell you about the coming of the judgment. Very well, very well. I'm gonna tell you about the coming of the judgment. Very well, very well. Yes, there's a better day coming. Very well, very well. Yes, there's a better day coming. Very well, very well. In that break in the morning, very well, very well. In that break in the morning, very well, very well. In that break in the morning, very well, very well. In that break in the morning, very well.